हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक भी इंपॉर्टेंट थे सारे। रोटेशनल डायनेमिक्स, यानी कि रोटेशन होता है उसके डायनेमिक्स के बारे में लोग समझने वाले हैं, क्या क्या चीज़ होता है। तो अब कुछ चीज़ हमारे पास बहुत सिमिलर आने वाला है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ और समझना, क्योंकि यहीं से कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। और यहाँ पर अगर क्लियर आपका कन्फ्यूजन है तो दिक्कत नहीं होगा। अगर फैन रोटेट करता है, फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये फैन है, अगर ये रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर हिंज है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के बॉडी हिंज रहता है यूजुअली, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा, उसका एक्सेलरेशन 0 है इस केस में। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो हमारा जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मैं बोल रहा हूँ समझना, सारे कुछ आंसर मिलेंगे, थोड़ा सा थॉट्स देना, इससे आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगा दो टर्म को समझने में आखिर है क्यों कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर फिर भी फैन ऑन हो जाता है, फैन मूव करने लगता, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कौन ऐसा चीज़ है, कौन ऐसा वो क्वांटिटी है जिसके लगने से मूव होने लगता है, ठीक है। फोर्स लग नहीं रहा है एक्सटर्नल, तो कुछ तो ऐसा चीज़ होगा। तो यहाँ पर दो बात है, इसको आपको डिटेल में करूँगा, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल लगता है इस पर, ठीक है। हिंट है कि कुछ ना कुछ समथिंग एक्सटर्नल लगता है, अभी नहीं बताएंगे क्या है, अप्लाइड, जिसके कारण ये रोटेट होने लगता है। नहीं तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन तो सारे फेल हो जाएंगे ना, तब तो बैठे बैठे सब कुछ होने लगे काम। चेयर पर बैठ गया, चेयर अपने आप घूमने लग जाए बिना फोर्स लगाए हुए। तो कुछ चीज़ मिसिंग है हम लोग को इस नॉलेज में, ट्रांसलेशन रोटेशन में। वो क्या चीज़, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। दूसरा केस, बस अभी थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा डाउट में भी रहना, एक सारे क्लियर होंगे तभी समझ में आकर सोचो आखिर फैन क्यों मूव कर रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स आखिर हमारा 0 है, लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन मार्क कहीं कहीं नहीं देते, क्या ऐसा चीज़ है जिससे कान हो रहा है। बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा। ये हमारे पास एक डोर है, ठीक है, ये दरवाजा है और ये हिंज है यहाँ पर, ठीक है ना। डोर जो होता है ये लगा हुआ है ऐसे। बस मेरे साथ बने रहो आप। अगर मैं बोलूँ कि डोर सब अपने घर में देखा, थोड़ा इमेजिन कर लो, आपको दिखा नहीं सकते अभी फिलहाल। डोर को अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाएं, यहाँ पर एकदम अबाउट टू हिंज, नियर बाय, तो क्या डोर मूव करेगा, ओपन या क्लोज हो सकता है? बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि फोर्स अप्लाइड टू द हिंज, आप बोलोगे नो मूवमेंट। अच्छा, अगर मैं बोला कि ऐसा करते हैं, फोर्स को दरवाजे का, जो ऐसे दरवाजा है ना, बिल्कुल उसके पैरेलल, जो रोटेशन एक्सिस है, जो दरवाजा लगा हुआ है ऐसे बिल्कुल उसके पैरेलल फोर्स लगा है, मूवमेंट होगा? आप बोलोगे नहीं, अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो बड़ा कन्फ्यूजन बात है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत सोचना कितना फोर्स लगाएं कि दरवाजे ही टूट जाए या जो भी, इस तरीके से। हम लोग रीजनेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब आपसे मैंने बोला कि ऐसा करो, आप फोर्स कुछ यहाँ पर आप लगा दो, ऐसे करके, जैसे डोर है ना, मैंने परपेंडिकुलर बोला कि ऐसे आप फोर्स लगाओ। बोलो कि हाँ, आप देखो प्रैक्टिकल करके ना हो,
ये थर्ड केस की बात करता हूँ। फर्स्ट केस ये था कि बिल्कुल हिंज के पास लगाया, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये है यस मूव्ड या रोटेट। अब मैंने बोला कैसा करो, फोर्स केस में आप यहां पर फोर्स लगाओ। आपने बोला कि हाँ अभी भी मूव किया, मूव बट मोर इजली। क्या? मोर इजली विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज ये सेम अमाउंट का आपने फोर्स लगाया तो 0.3 जो मैंने बताया इस पर जो फोर्स लगाया था और इस पर लगाया थोड़ा इजीली मूव हो गया, तो अच्छी बात है। तो अभी आप सपोज कुछ एंगल से लगा रहे थे, ऐसे डोर था कुछ एंगल से, अब आपने क्या किया कि नहीं बिल्कुल परपेंडिकुलर, आपने फिफ्थ केस में क्या किया कि बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने फोर्स लगाया। फिफ्थ केस में जो फोर्स है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू डोर और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस जो ले सकते हो हिंज से वहां पर आपने किया। नाउ मोर इजली डोर रोटेट हो गया। अभी हम लोग लेमन की भाषा में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम लोग 2-4 बात अच्छे से समझ गए कि फोर्स अगर यहाँ पर लगा रहे हैं तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। पैरेलल लगा रहे हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल दरवाजे का, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। नज़दीक में लगा रहे हैं तो मूव तो कर रहे हैं, हिंज के पास में लगा रहे हैं मूव तो कर रहा है, लेकिन हमें कुछ उतना अच्छे से मूवमेंट नहीं मिला, कम मूवमेंट मिल रहा है, कम रोटेशन हो रहा है। थोड़ा दूर लगाया तो और अच्छे से मिला उसी फोर्स में। अगर परपेंडिकुलर लगाया बिल्कुल डोर का तो बहुत अच्छे से। इसी कारण है कि नोब जो लगाया जाता है बिल्कुल अबाउट टू यहाँ पर नोब लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आने वाले हैं कि आखिर ये कौन ऐसा चीज़ है कि फोर्स लगने पर भी मूव नहीं हो रहा है। अब यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं उस टाइप से जो हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ा था, और मूव हो रहा है तो क्या ऐसा फैक्टर है कि सेम फोर्स लगाते हैं? ऐसा तो होता नहीं था ट्रांसलेशन में, आप सेम फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन सेम आएगा, और सारे कंडीशन सेम है। या तो फोर्स सेम लगा रहे हैं तो चेंज हो जा रहा है। उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो सारे चीज़ है ना, इसके पीछे एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रोल प्ले करता है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। जो भी हम लोगों ने सारे कुछ डिस्कस किया था कि फैन क्यों चल गया, फोर्स नहीं लग रहा है, डिफरेंट कंडीशन में देखा डोर पर, ये जो क्वेश्चन मार्क था इसे बोलते हैं टॉर्क। इसे बोलते हैं टॉर्क। ये जो सारे फिनोमेना हो रहा था उसके पीछे टॉर्क था। अब टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं ये बहुत समझना जरूरी है। मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोग फोर्स एफ लग रहा है फोर्स, तो किसी भी पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन ओ है। तो टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो भी हम लोग फ्रेम ले रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा मान के आप चलो कि इनर्शियल फ्रेम की भी बात कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल की नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क निकलता है, सपोज करो कि इसका पोजीशन वेक्टर हमारा आर है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जो टॉर्क है टाउ ऐसे डिफाइन करते हैं कि टॉर्क पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स, यानी कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा, मास सेम कुछ भी आप ले सकते हो, इसको जो भी ये कंडीशन दिया हुआ, ये टॉर्क का वैल्यू ये होता है। अब बात है क्या कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो डायरेक्शन भी होगा, बिल्कुल होगा, उसको भी देख लेते हैं। अब ये मान लो कि ये दोनों के बीच हमारा थीटा एंगल है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। यानी कि अगर सिंपल इसको लिखना चाहे तो आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ, बात समझना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इनटू द बोर्ड,
यानी टेल दिख रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज है। आपको जैसे मर्जी डायरेक्शन आप पॉजिटिव निगेटिव ले लो, इनटू द बोर्ड को आप पॉजिटिव ले लो, इधर निगेटिव ले लो, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, क्रॉस दिखाओ, आपको जैसे कन्वीनियंट दिखे। तो दो ही डायरेक्शन होता है, इनटू द बोर्ड और दी बोर्ड। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्शन क्या हो सकता है और मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि टॉर्क हम लोग जो डिफाइन किए हैं ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ टॉर्क भी एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए किसी ओरिजिन की ज़रूरत पड़ता है, और ये भी चेंजेबल है। अब कहो कैसे? अगर मैं आपसे बात बोलूँ कि नहीं इस ओ डैश के रिस्पेक्ट में निकालना है टॉर्क, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश, तो सेम लाइन में आ गया, तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया? 0। टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया? 0। अगर मैं इधर पॉइंट को डिफाइन कर दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन देखो डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पर बोल दूं, आप समझ सकते हो जिस तरह हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था, यानी कि टॉर्क को डिफाइन करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन को होना जरूरी है, किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? नोट करो आप। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग केस आपको दिखाने वाला हूँ, अब आपको समझ में आएगा। सपोज हमारे ये पार्टिकल है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होगा। मान लो कि फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, एक मैंने बोला था ना फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा आर है, ये सपोज करो एम मास का है। अगर टॉर्क यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि टॉर्क, आप सिंपली बताओ कि टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस 0 डिग्री, 0 हो गया। इसी को मैं अगर दूसरा केस ले लूँ आपसे ऐसे कि नहीं जी ये हमारा ऐसे है, एम मास जो भी है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर। मैंने आपसे बोला कि नहीं फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। अब यहाँ पर टॉर्क अगर निकालोगे, आप समझना बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर नेट फोर्स की बात करें, एफ एफ है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अगर मैं बोलूँ कि आपसे एफ नेट क्या है, आप बोल दो कि 0। अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क नेट क्या है, आप बोलोगे आर क्रॉस एफ, एक का क्लॉकवाइज जाएगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या हो गया? 0। तो एक केस तो देखा आपको कि फोर्स अगर नेट 0 है तो टॉर्क 0 हो रहा है। अब एक तीसरा केस देखना आप, अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड केस में, ये ओरिजिन है, ये ऐसे है, बाय द वे ये मास है, मैं कोई लाइट रॉड है ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, लाइट रॉड है। अगर मैं बोला कि एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये हमारा r1 डिस्टेंस पर है, ध्यान से समझना, और दूसरा जो फोर्स है एफ लग रहा है ये r2 पर, लाइट रॉड है बिल्कुल, ठीक है ना। नेट फोर्स यहाँ क्या होगा? इस सिस्टम में नेट फोर्स क्या हो गया? 0। बिल्कुल अपोजिट में है ना, परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर, नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन टॉर्क नेट की बात करेंगे तो क्या हो गया? r1 क्रॉस एफ प्लस r2 क्रॉस एफ। आया समझ में? r1 r2 इक्वल नहीं है, r1 r2 इक्वल यहाँ पर नहीं है, यानी कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू आने वाला है, क्योंकि दोनों में फोर्स इक्वल है। फोर्स का वैल्यू तो r1 r2 जो भी हो, जो भी डायरेक्शन में, चाहे क्लॉक वाइज आए एंटी क्लॉक वाइज, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि सिस्टम पर हो सकता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा हो, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। यही रीज़न था कि जो पंखे वाला केस मैंने आपसे डिस्कस किया था,
वहाँ पर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो ठीक है, जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल उसको फोर्स इस तरह अप्लाई हो रहे थे कि उसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो जीरो नहीं था। बात समझ में आपको? एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी सिस्टम पर टॉर्क निकालना हो तो सब फोर्स को ऐड करके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। गलती होने माइट भी करेक्ट हो जाए किसी केस में, लेकिन गलती होने का भी चांस रहता है। तो जहाँ भी हमारे पास अगर सपोज हमारे पास पार्टिकल दिए हुए हैं जो भी हो, और सपोज यहाँ पर F5 फोर्स लग रहा है डिफरेंट पर, और इसका जो पोजीशन है RI है डिफरेंट, तो इस केस में जो F नेट है वो समेशन ऑफ I Fi, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉर्क नेट की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, RI क्रॉस Fi ये करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि Fi जीरो नहीं है, कभी करेक्ट भी आंसर आ जाए, डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अभी हमने केस देखा था कि टोटल नेट फोर्स जीरो हो गया फिर भी टॉर्क है। तो टॉर्क जब भी किसी भी सिस्टम पर कैलकुलेट करने के बाद होगा, हर एक इंडिविजुअल फोर्स का पोजीशन वेक्टर जिस ओरिजिन से हम लोग बात करने वाले हैं उससे कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन लोग ये दिखा कि अगर हमारे पास ट्रांसलेशनल में अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो F नेट एक्सटर्नल जीरो नहीं होना चाहिए। यानी एक्सीलरेशन आ रहा है, ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा होगा। उसी तरह अगर एंगुलर की बात करें यानी रोटेशनल की बात करें तो अगर एक्सीलरेशन यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन अगर आ रहा है, अल्फा की बात है या उसको हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो ये श्योर है कि एक्सटर्नल जो हमारा टॉर्क है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लग रहा होगा। यानी कि एक्सीलरेशन या लीनियर एक्सीलरेशन जो भी है, ट्रांसलेशन है तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन है तो टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ फोर्स और टॉर्क में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि फोर्स लग रहा हो, नेट फोर्स हो सकता है कि जीरो हो, फिर भी टॉर्क कुछ ना कुछ हो। तो इसलिए फोर्स टॉर्क को बिल्कुल अलग तरीके से उसको देखना है। फोर्स को ट्रांसलेशन देखना है तो नेट फोर्स की बात करें, क्या क्या फोर्स लग रहा है। टॉर्क की बात करेंगे तो बिल्कुल पोजीशन वेक्टर और जो उसका फोर्स का हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको देखना है पर्टिकुलरली। इस तरीके से देखेंगे। मतलब कि क्या रीज़न क्या होता है ना कि इसमें दिक्कत कन्फ्यूज़न नहीं होता है। हम लोग जो अभी स्टडी करते आए हैं वो एक एक्सपेक्टेड रहता है। हमारा इंट्यूशन कुछ बोलता है कि अच्छा एक्सपेक्ट करते थे फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेशन नहीं है, तो यहाँ भी अगर नहीं हुआ तो आप गलत सोचते नहीं हो। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा लॉजिक जो जा रहा है जिस डायरेक्शन में, वो चीज़ यहाँ पर कभी कभी चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको अगर आप सही से समझ के डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश करना है यहाँ फोर्स और इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। इस चीज़ को समझना है। फोर्स ट्रांसलेशन की बात करता है, टॉर्क हम लोग रोटेशन की बात करते हैं। ओके, आप नोट करो। हमने भी देखा कुछ पार्टिकल को लेकर, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसी को हम लोग टॉर्क देखने वाले हैं कि एक रिजिड बॉडी पर फोर्स अगर लग रहा हो तो किस तरीके से उस पर टॉर्क हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर हम लोग को समझने को मिलेगा, उसको देखते हैं। तो बाय द वे हमारे पास एक ऐसा रिजिड बॉडी है और हमने ऐसा डिसाइड किया कि इसको इस एक्सिस के बाद रोटेट करना है। ओके, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट पर कोई मास होगा, पहले की तरह mi मास, ये हमारा पोजीशन वेक्टर RI है। अब ये रोटेट कर रहा है ये बॉडी, सपोज करो ओमेगा एंगुलर स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, तो इसका पाथ कुछ कैसा होगा,
होपफुली कुछ ऐसा होगा, डिस्टॉर्टेड है उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें, लीनियर स्पीड की बात करें, तो कुछ ऐसा होगा, डैट इज आर ओमेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से कैसे आया है। होपफुली हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है तो पक्का टॉर्क लग रहा होगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस पर टोटल टॉर्क कितना लग रहा है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट एक्सलेट करता है तो बोलते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ टॉर्क लग रहा है तभी तो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर एक पार्टिकल के बारे में समझ जाएंगे तो सारे पार्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पार्टिकल को अगर ले हम लोग, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इससे क्या क्या चांस है। और इसको क्लियरली मैं ऐसे बना दूं आपको, तो क्या क्या चांस है। चांस है कि रेडियल एक्सेलरेशन हो रहा होगा, चांस है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ठीक है, अब एक देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन, एयर क्या होता है हमारा, v स्क्वायर बाई आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि रेडियल फोर्स क्या लग रहा होगा उस पर, जब रेडियल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी लग रहा होगा, रेडियल फोर्स क्या लग रहा होगा, तो आप बोलोगे कि एम आई एस पार्टिकल है, सॉरी आर आई, एम आई आर आई ओमेगा स्क्वायर। बोले कि अच्छी बात है, ये ऐसे लग रहा है। तो इस पर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट कौन सा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ओ है, ओ के अबाउट टॉर्क क्या लग रहा होगा, यानी कि टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा, रेडियस, यानी कि रेडियल वेक्टर। हमारा फोर्स ऐसे है, तो देखो तो रेडियल वेक्टर ऐसे है, फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच में क्या एंगल है 180, सेमी एक्सिस पर जा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर टॉर्क, अगर इसको हम लोग रेडियल ऐसे लिखते हैं तो क्या हो गया, जीरो। देखो तो ऐसे फोर्स लग रहा है, एम आई आर आई ओमेगा स्क्वायर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस आर आई क्रॉस रेडियल फोर्स, एम आई आर आई ओमेगा स्क्वायर। और बेसिकली क्या है, माइनस इस डायरेक्शन में। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, जीरो ही आने वाला है ना, जीरो ऐसे भी आप समझ गए। अब इसको हम लोग देखते हैं कि टेंजेंशियल क्या हो सकता है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि ए टी की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है ना, यानी कि लीनियर, ये लीनियर स्पीड का डेरिवेटिव है। ये सारे कुछ मैंने डिस्कस किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, आर अल्फा भी। तो आर अल्फा क्या हो गया हमारा आई एस पार्टिकल के लिए, ठीक है, आर मैंने लिखा, यानी कि आर आई आर वन के लिए, आर टू के लिए ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि टेंजेंशियल फोर्स, आप कह सकते हो कि एम आई पार्टिकल पर इतना लगा है, इतना फोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप कि फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है, रेडियस ऐसे है, दोनों के बीच क्या है 90 डिग्री। देखो तो ये है ना 90 डिग्री, आर क्रॉस एफ, दिस इज द आर आई वेक्टर, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसा एरो आपकी तरफ आ रहा है, या इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सारा कुछ मैच कर सकते हो आप। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क अबाउट ओ
ड्यू टू टेंजेंशियल, आर क्रॉस एफ 90 डिग्री है, तो सिंपल क्या हो गया, आर आई साइन 91 एम आई आर आई अल्फा, एम आई आर आई अल्फा, यानी कि इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा। ये टॉर्क टेंजेंशियल हुआ। अब टोटल टॉर्क इस पर कितना लग रहा है, नेट टॉर्क। तो आपको पता है कि रेडियली क्या वैल्यू था, 0 था। टॉर्क जो रेडियल था वो 0 था, अभी निकाल के दिखाया था आपको। तो 0 प्लस एम आई आर आई होल स्क्वायर अल्फा, यानी कि नेट जो टॉर्क है हमारा क्या है, एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा। किस पर, आईएथ पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, आईएथ पार्टिकल की। टोटल का निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, या बिल्कुल स्मॉल लिया अपना कन्वीनियंट के लिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एज ए समेशन के फॉर्म में। देखो आप, तो समेशन के फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टॉर्क नेट समेशन आई, टोटल पार्टिकल का ले रहे हैं, एम आई आर आई होल स्क्वायर अल्फा। अच्छा आपको पता है कि ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम होगा, उसी तरह अल्फा भी हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन भी सेम होगा। हाँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की अलग बात है, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन तो सबका सेम होगा। तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, आई एम आई आर आई होल स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट, यही तो हम लोग करते थे कि मास सब लेते थे और पोजीशन वेक्टर को स्क्वायर करते थे हम लोग। तो ये हमारा क्या आ गया, आई अल्फा। तो एक बहुत ही यहाँ इंटरेस्टिंग और हम लोग एनालॉग यहाँ सेट कर सकते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन में। देखो आप ये सेट कर सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते थे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। अब उस पर डिटेल में नहीं जाना है कि क्या है डॉट प्रोडक्ट, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर टॉर्क लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, आई अल्फा। आपको ध्यान था मास को हम लोग किससे किए थे, आई से, और एक्सेलरेशन इज एनालॉग ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स बिहेव कर रहा है एज ए टॉर्क, फोर्स बिहेव नहीं कर रहा है एज ए टॉर्क, सिमिलैरिटी है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा कि फोर्स इक्वल टू एम ए टाउ, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ओके, आप नोट करो इसे। हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले हम लोग देखते थे कि एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है तो हम लोग कैलकुलेट करते थे ट्रांसलेशन मोशन में कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, उसके कारण उसका डायनेमिक्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या चेंज होता है। रोटेशनल में भी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर टॉर्क फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स लगने के कारण, तो सपोज यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और रिजिड बॉडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट मीन्स रिपेल कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि दे आर इंटरेक्टिंग। और इस पर हर एक पार्टिकल पर फोर्स अलग अलग लग रहा है। सपोज हमारे पास आई पार्टिकल एज्यूम करते हैं, यहाँ पर आई पार्टिकल, ये हो सकता है 1 2 3 4 5, उस तरीके से फोर्सेस पर लग रहे हैं। तो यहाँ से हमने एज्यूम किया कि ये हमारा आर आई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और यहाँ से ये हमारा आर जे वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इस पार्टिकल, ये हमारा जेथ पार्टिकल है, कहने का मतलब आई 1 2 3 4 जे 5 6 7 जो भी है। तो यहाँ पर आई पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा होगा जे, इंटरनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल भी हम लोग देखेंगे। तो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, ये कुछ
इस तरीके से इसको पुल कर रहा होगा और ये इसको इस तरह पुल कर रहा होगा, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस पर जो फोर्स इंटरनल प्लस जो एक्सटर्नल लग रहा है उसके कारण टोटल टॉर्क कितने सिस्टम पर हो रहा है, क्योंकि नेट जो टॉर्क लगेगा उसी कारण इसके रोटेशनल डायनेमिक्स में चेंजिंग आने वाला है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो भी हो। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि हम लोग यह कर सकते हैं कि फोर्स ऑन आई ड्यू टू जे, ये जो फोर्स लग रहा होगा आई एस पार्टिकल पर जे के कारण, ऐसे सिमिलरली बहुत पार्टिकल का लग रहा होगा सॉरी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन जे ड्यू टू आई, अभी एक पेयर का ले रहे हैं, फोर्स जब भी होगा पेयर में होगा, अगर ये इस पर लगा रहा है तो बिल्कुल ये भी उस पर लगा रहा होगा फोर्स। अब आप यहाँ से देखो कि अगर मैं टॉर्क निकालने की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑन आई पार्टिकल, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, आर आई क्रॉस जो हमारा इस पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, जे के कारण, एफ आई जे। कोई दिक्कत है इस पर? नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क ऑन जे, तो आप बोलो कि आर जे वेक्टर क्रॉस फोर्स ऑन जे ड्यू टू आई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह हर एक पेयर में लग रहा होगा, एक पेयर से भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है जो आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस दो अगर पार्टिकल को कंसीडर करें तो इस पर नेट टॉर्क क्या लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है कि इस पर F1 लग रहा हो, इस पर हो सकता है ऐसे F2 लग रहा हो, अभी उसकी हम लोग कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं, आप समझना। तो टॉर्क यहाँ पर अगर टॉर्क इंटरनल की बात करें, नेट इंटरनल, बस ये दो पेयर की बात, सिंप्लीफिकेशन इसलिए करें कि समझने में आसानी होगा। आप इसको दोनों क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। आपने ऐड कर दिया कि आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस आर जे क्रॉस एफ जे आई। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस यहाँ करो आप, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, यानी एफ आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जे आई। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यानी कि ये दोनों है मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में सिर्फ डिफरेंस है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आर आई माइनस आर जे, क्यों? क्योंकि माइनस वेक्टर यहाँ से लगेगा एफ आई जे। अब यहां समझना, आर आई माइनस आर जे क्या है, आर आई माइनस आर जे, यानी ये वेक्टर ऐसे आया, ऐसे एडिशन हो गया, आर आई माइनस आर जे, यानी कि माइनस आर जे, दिस इज ब्लू क्या है, माइनस आर जे, ऐसे आर जे लिए तो माइनस आर जे प्लस आर आई, माइनस आर जे प्लस आर आई, ये वेक्टर, तो यानी कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो यानी कहीं ना कहीं ऐसे होगा इसका। हम लोग करते थे ना, एक का हेड दूसरे का टेल। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा आर आई माइनस आर जे है ना, ये वेक्टर। और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे ले रहे हैं, एफ आई जे। एफ आई जे का डायरेक्शन क्या है, आर आई माइनस आर जे का जो डायरेक्शन है कि दोनों का पैरेलल है, दोनों हमारा पैरेलल है। जब पैरेलल है तो दो प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी जब पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो, साइन जीरो हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ से एक बात समझ में आया कि जो भी इंटरनल फोर्स लग रहे होंगे वो पेयर में होंगे, पेयर में होंगे तो उससे का जो टॉर्क लग रहा होगा वो सब क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो अब जो नेट इस पर जो टॉर्क बन रहा होगा, जैसे आप लोगों को दिखाया मैंने F1 F2, तो जो नेट टॉर्क बन रहा होगा वो क्या होगा, टॉर्क नेट इंटरनल प्लस टॉर्क नेट एक्सटर्नल फोर्स,
फोर्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, इंटरनल जीरो हो गया। यानी कि किसी भी रिजिड बॉडी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसके कारण जो टॉर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सटर्नल टॉर्क होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो लग रहा है। इंटरनल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट समझ में आया। वहाँ पर क्या होता था कि इंटरनल सब पेयर कैंसिल होते थे, फोर्स के केस में हमने देखा था सेंटर ऑफ मास में। यहाँ भी कुछ सिमिलर वैसा ही सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आया कि जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ आने वाला है, जो भी, तो इंटरनल जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ सिमिलरिटी हम लोग ये देखेंगे, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने आप में ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल का ही पार्ट है। आप इसको समझ जाओगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वहाँ हम लोग देखे थे कि एफ जो हमारा एम ए होता था, कब होता था, ये हमारा होता था नेट एक्सटर्नल। यहाँ जो हमारा है टॉर्क नेट एक्सटर्नल के कारण हो रहा है, डेट इज आई अल्फा। तो यहाँ जो एंगुलर एक्सेलरेशन आने वाला है, इंटरनल जो टॉर्क, इंटरनल जो फोर्स सप्लाई एक दूसरे पर कर रहा है, उससे कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है या मिल रहा है, उससे कारण एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होने वाला। किससे चेंज होगा, जो एक्सटर्नल, यानी कि जब भी किसी बॉडी, पार्टिकल, रिजिड बॉडी को अगर रोटेशनल मोशन में लाना है, रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन में लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में। यहाँ से एक सिमिलरिटी देखा, वहाँ हम लोग एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स करना पड़ता था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ता है। ओके, आप नोट करो इसे।